तो भैया हम लोग आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे बेटा। 12th का ये फर्स्ट यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ठीक है बेटा। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं, है ना, चार्ज की स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज जब रेस्ट में है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, जब चार्ज मोशन में है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को किसमें पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस यूनिट में। तो सबसे पहली बात कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, ये हमें पहले पढ़ना होगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस चैप्टर को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इस चैप्टर में ही हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उस पे क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा ना। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रो का मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, है ना। तो बेसिकली जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। बेसिकली आप ये जान लो, ये बहुत बेसिक सी चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि आपने पहले भी सुना होगा प्रीवियस क्लासेस, जैसे कि आप लोगों ने 10th 9th, है ना, इन सभी क्लासेस में आपने बहुत आराम से इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सुना होगा। तो चलिए हम लोग पहले मोटे तौर पे इसकी बात कर ही लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। तो देखो बेटा, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो होता है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो और उस ऑब्जेक्ट को देखो, तो आप देखना कि उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा ना। तो एटम होगा, उसमें क्या होगा, एटम्स होगा, ऑब्जेक्ट में एटम्स होगा। और एटम किससे मिलकर बना होगा ये भी आपको पता होगा कि एटम में जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है ना। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, मिलके बना है ना। तो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है हम लोग के पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए, अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और मुझे लगता है सबको पता होगा ना। चलो अब देखो बेसिकली क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को देखो, है ना। पहले तो ये आप लोग सभी लोग जानते हो कि इनमें मासेस है, इलेक्ट्रॉन में भी मास है, प्रोटॉन में भी मास है एंड न्यूट्रॉन में भी मास है ना। तो मासेस है, मास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये सबको पता है, पहले भी आपने मैकेनिक्स में इसको सुना हुआ है ना। अब इनमें देखा ये गया है कि इनमें अनदर प्रॉपर्टीज होता है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में देखते हैं तो इनमें एक मास के साथ साथ एक अलग से प्रॉपर्टी होती है। ये न्यूट्रॉन में नहीं होती है प्रॉपर्टी। ध्यान देने वाली बात है कि न्यूट्रॉन में मास तो है लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात यह कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर चार्ज होता है, यानी मास के साथ साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में मिलती है, और उसी प्रॉपर्टी की वजह से इनमें इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लगते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम रखें तो वो रिपेल करते हैं, 2 प्रोटॉन अगर हम ले लें और उनको छोड़ दें तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन करते हैं ना। तो रिपल्शन या फिर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ले लें तो अट्रैक्ट करते हैं, करते नहीं करते हैं, ये आपने पढ़ा भी है। तो यहां पर मास के साथ साथ एक अनदर प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेज लगती है। इस वजह से इन प्रॉपर्टी जो इसमें मास के साथ साथ एक दूसरी प्रॉपर्टी उसे हम बोलते हैं चार्ज। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज चार्ज, है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज चार्ज, तो आप क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी फाउंड ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे नहीं मिलता भैया, ये ध्यान रखना।
इट इज अ प्रॉपर्टी फाउंड ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच ये ध्यान देने की बात है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट्स। सो बेसिकली बेटा आपको फोर्सेस एक्ट, तो इट इज अ प्रॉपर्टी। ये बहुत सिंपल सा है कहानी, आपको ये ऐसे याद करना पड़ेगा, है ना, और ये प्रॉपर्टी है, भूलना नहीं है, ठीक है भाई। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही चार्ज होते हैं। ओके, चलो अब हम लोग ये देखते हैं बेसिकली, अब हम लोग, आपने सुना होगा बेटा कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। आपने सुना भी होगा कि चार्ज के दो नेचर होते हैं, पॉजिटिव नेचर और एक नेगेटिव नेचर, है ना। चार्ज के दो नेचर होते हैं। बेसिकली क्या होता है, मास आप एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्मली, है ना, नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं आप। मास है, किसी बॉडी को उठा रहे हैं तो उसमें वेट एक्सपीरियंस होता है, किसी बॉडी को धकेल रहे हैं तो वो एक्सेलरेट होता है, स्पीड उसकी बढ़ती है, तो ये आपको बराबर एक्सपीरियंस होता है। मास जनरली एक्सपीरियंस होता है, बट चार्ज हमें कभी कभी एक्सपीरियंस होता है ना। चार्ज जो है हमें कभी कभी एक्सपीरियंस होता है, चार्ज नॉर्मली आपको एक्सपीरियंस हर वक्त नहीं होता रहता है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि बेसिकली जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव नेचर का चार्ज, एक होता है नेगेटिव नेचर का चार्ज। पहले हम लोग इस पे पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर पे थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा कि क्यों चार्ज नॉर्मली एक्सपीरियंस नहीं होता है, रेयरली एक्सपीरियंस होता है ना। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि चार्ज जो है दो नेचर होता है, नेचर ऑफ चार्ज, है ना, नेचर ऑफ चार्ज, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल पढ़ाई है ये, 12th की, घबराना नहीं है ना, और मैकेनिक्स से ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए बहुत आराम से सुनिएगा। नेचर ऑफ चार्ज, देखो बेटा बेसिकली आप ये जान लो कि पॉजिटिव नेचर का चार्ज हमें मिलता है ना। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेचर एंड नेगेटिव नेचर, है ना। नेगेटिव नेचर ऑफ चार्ज, हमारे पास चार्ज दो तरह का है, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव नेचर एंड नेगेटिव नेचर, ये दो तरह का चार्ज है, आपने पहले भी सुना होगा। आपने सुना जरूर होगा कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, जैसे आपने सुना होगा चार्ज ऑन प्रोटॉन, है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन सुना है आप लोगों ने, इसमें हम लोग लिखते हैं प्लस, यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है, इसको ध्यान से समझना आप लोगों को। प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये बेसिकली ये जो है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये पहले से बोर्ड पर निशान है बेटा, इसको ध्यान देना। ओके, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा वो नेगेटिव नेचर का चार्ज होता है ना। आप सबको पता होगा, अब तक जुबान से निकल रही होगी वो वैल्यू, ठीक है, सुन लो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। पढ़ा होगा, प्रोटॉन पे मास भी मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन का भी मास मालूम होगा। हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव नेचर का चार्ज होता है ना। तो बेसिकली आपको क्या समझना था कि चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव नेचर और एक नेगेटिव नेचर। और आपने बहुत आराम से सुन लिया होगा अब तक कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव नेचर का चार्ज होता है। इसे आपको हर वक्त याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा कि बेसिकली ये 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, है ना। आप ये देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और आप ये भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो कितना है, वो भी माइनस के साथ है, एंड 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम का चार्ज है ना। तो बेटा आप एक बात समझो कि जो चार्ज होता है ये नेचर को शो करता है कि ठीक है पॉजिटिव नेचर है, और ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, नेचर। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये क्या है, पॉजिटिव नेचर, ये नेगेटिव नेचर है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर कोई आपसे पूछ ले, चलो हम लोग एक सवाल करते हैं, जरा बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल है, मतलब आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आपको प्लस नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है,
1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अब जैसे सपोज दैट आप कोई बॉडी लेते हो, ठीक है, अब ये बॉडी पे चार्ज है, मैंने कहा बॉडी पे चार्ज है +10 कूलम, +10 कूलम है, तो प्लस shows the nature of charge and 10 कूलम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आपसे पूछे इस बॉडी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 10 कूलम। क्या होना चाहिए, 10 कूलम। अगर मैं आपसे बोलूं एक दूसरी बॉडी इस पे चार्ज है -10 कूलम, तो बताओ इसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा इस चार्ज का, इस बॉडी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, यस ये कितना है 10 कूलम, नॉट माइनस। मैग्नीट्यूड जब भी पूछा जाएगा तो आपको नेचर नहीं बताना है, ये बताना है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नेचर को छोड़ देना है, उसके बाद इसे बात करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो बेटा आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। कितना मैग्नीट्यूड इसका होता है, मैग्नीट्यूड इसका, हाँ नेचर अपोजिट है, इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, बट नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। अच्छा ये जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो अपन ने इसको ना आराम से ई लिख लेते हैं ना, बार बार इसको लिखने से अच्छा है इसको ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ध्यान रहे ई इज व्हाट, ई इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान देने की बात है, ई इलेक्ट्रॉन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई इज द 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को मैंने ई से रिप्रेजेंट करा है, ध्यान देने की बात है, और यहां इसे हम -e लिख देते हैं। सो बेटा अगर कोई आपसे बोले कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस इक्वल, यस +e, यस e इज व्हाट, e इज द 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को लिखा जाता है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e। तो बेसिकली यहां तक बेटा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बात करा। आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा ये, है ना, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेचर ऑफ चार्ज तो सीख चुके हैं, अब हम लोग आगे थोड़ा सा और देखते हैं, चार्ज के ही बारे में पहले पढ़ेंगे कि चार्ज और क्या क्या होता है इसमें, ठीक। ये तो था नेचर ऑफ चार्ज। चलो अब हम लोग बेसिकली बेटा चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया। थोड़ा हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट की, है ना। थोड़ा ऐसा यूनिट पे बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है भाई चार्ज का, अभी तक तो इतना लिख दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है, कैपिटल सी से लिखना है, ध्यान देना है, कैपिटल सी यानी कि कूलम पढ़ना है हमें इसे, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, कभी कभी देखो बेटा क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें जरूरत पड़ जाती है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है स्टैट कूलम। क्या होता है, स्टैट कूलम, है ना, इसे क्या पढ़ना है, स्टैट कूलम पढ़ना है। या फिर आप इसे ना देखना ध्यान से, बिल्कुल गौर से समझना, इसे कभी कभी ईएसयू भी लिख देते हैं। ध्यान देने की बात है कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज कभी कभी सवाल में स्टैट कूलम यूनिट यूज कर लेगा, या फिर ईएसयू। ईएसयू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या मैंने बोला, ईएसयू का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मैं लिख देता हूं भाई, कुछ लोग जो है वो ध्यान नहीं दे रहे होंगे, है ना, इसलिए मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसलिए बेटा ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये बेसिकली जो स्टूडेंट 12th में अच्छा करेगा, आईआईटी और मेडिकल में जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो ये तो बहुत बेसिक बात है, आपको ये अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज स्टैट कूलम या ईएसयू। अच्छा भाई चलो, कभी कभी ये होगा कि ना कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो everybody should know 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। ध्यान देने की बात है, जो मैंने बोला 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। यानी कभी हमें हो सकता है कि यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चन के दौरान जरूरत पड़ जाए, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। तो अब देखो बेटा, ये इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि हमने यूनिट ऑफ चार्ज पे डिस्कस कर लिया, यही आपको जरूरत होगी, बाकी अगर किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने
यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में आप देख लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, हम लोगों को यूनिट पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि देखो बेटा चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। पहली बात तो ये आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान देने की बात ये है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। क्या भैया, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यही वजह है, दिस इज वाई चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, दिस इज वाई चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। यानी चार्ज क्या होता है बेटा, एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज इज एडिटिव नेचर, चार्ज इज एडिटिव नेचर, चार्ज ऑफ एडिटिव नेचर ऑफ कर लेते हैं, चार्ज ऑफ एडिटिव नेचर, है ना, समझ में आ रही बात। स्केलर है, क्या है, स्केलर है। सो चार्ज जो है इस वजह से एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर मतलब क्या होता है, आप ये समझो एडिटिव नेचर का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बॉडी है, लेटर सपोज, ओनली सपोज कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, और इसमें मान लो मैंने आपसे बोला बेटा कि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया। अब मैंने बोला बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में, चलो इस बॉडी पे चार्ज बताओ कितना होगा। आपको करना क्या है ना, आपको करना है कि सर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई। देखो मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या लिखना, माइनस ई। ई के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यानी जो चार्ज होता है वो ऐड करते हैं ना। देखो पहले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई, फिर देखो मैंने प्लस लगाया, और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज क्या है, माइनस ई। और ऑब्वियस सी बात है इसे हम ऐड करेंगे, माइनस ई प्लस माइनस माइनस ई, तो ये आ गया -2e, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने चार्ज जो है सॉल्व कर लिया इस बॉडी पर। अब हम ई की वैल्यू को रख सकते हैं। ई की वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना, सबको पता ही होगा। और 1.6 × 2 क्या होता है भाई, 3.2, तो 3.2 × 10⁻19 कूलम। देखो चार्ज स्केलर हमेशा ऐड करना है। ये देखो बॉडी है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कितने आराम से पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने ऐड कर दिया, और आराम से फिर देखो चार्ज सॉल्व हो गया बॉडी पर। चलो एक और देखते हैं इसमें, मान लो सपोज दैट, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, आई थिंक सब लोग समझ चुके होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूं और एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सो दैट जो बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं वो शायद ध्यान दे रहे होंगे कि अब मैं दूसरा बॉडी ले रहा हूं, और मान लो थोड़ा सा इसमें ना प्रोटॉन भी रखूंगा, ठीक है। चलो मान लो मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन मैंने ले लिया। अब मैं आपसे पूछूंगी इस बेटा इस बॉडी पे चार्ज बताओ, है ना, चार्ज बताओ। चलो तो हम लोग चार्ज कैसे लिखेंगे, तो चलो भैया चार्ज कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जितने भी चार्ज हैं सभी जितने भी पार्टिकल हैं सबका चार्ज जोड़ देंगे। देखो जैसे यह इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज कितना बताया, -e, इस पे चार्ज कितना होगा, -e, सब ऐड करते चलेंगे, है ना। फिर ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या मैंने बताया, +e। फिर देखो ये भी प्रोटॉन है, देखो मैं ऐड कर रहा हूं ना, देखो मैं ऐड करता ही चला जाऊंगा, जितने भी चार्ज है सब ऐड करते चलो, इसीलिए तो बोलते हैं चार्ज इज एडिटिव नेचर। फिर देखो एक प्रोटॉन और छूट गया, तो फिर +e, तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो -e कितना हो जाएगा बेटा, -2e, एंड +e, बोलो कितना होगा, 3e, तो 3e -2e कितना आएगा, e प्लस के साथ। तो बोलेंगे सर इस बॉडी पे चार्ज होगा पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा, और पूरी वैल्यू बतानी है तो 1.6 e की जगह क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो देखो इस बॉडी में चार्ज निकाल लिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे बेटा, बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे तो करते हैं, चलो भाई बढ़िया शानदार, आपने सीख लिया इसको। लेकिन अगर आपको थोड़ा कम समय में से करना है तो ये आदत में आनी चाहिए, ये आपको बहुत क्लियर है, आपको पहले से पता होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, बैलेंस कर देगा। अब सोचिए जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन कैंसिल कर देगा।
उसी तरह यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खत्म कर दिया, एक इस इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को खत्म कर दिया, तो एक्स्ट्रा कितना बचा? एक प्रोटॉन। इस प्रोटॉन के चार्ज को कोई कैंसिल नहीं कर पा रहा है, यही प्रोटॉन का चार्ज जो आएगा वही बॉडी पर का चार्ज हो जाएगा। यानी आप सिंपल बोल सकते थे कि सर दो इलेक्ट्रॉन ने दो प्रोटॉन को खत्म कर दिया, एक प्रोटॉन बच गया, सो एक प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वही बॉडी पर का चार्ज होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। सो दैट इज वाई चार्ज इज ऑफ एडिटिव नेचर, यानी किसी बॉडी पे चार्ज हमको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है ना, बहुत सिंपल। चलो भाई, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था बेटा, अगर आपको याद हो, है ना, आपको याद हो, मैंने आपसे अभी बोला था, तुरंत बोला था कि मास जनरली एक्सपीरियंस होता है, मास जनरली एक्सपीरियंस होता है, लेकिन चार्ज रेयरली एक्सपीरियंस होता है ना। जैसे कैसे, कब कब चार्ज एक्सपीरियंस होता है भाई? तो आप डेली जैसे सूखे बालों में कंघी करते हो, चलो भाई कंघी कर दिया, मेरे तो बाल थोड़ा सा गिले हैं, सूखे बाल में कंघी करो कभी। अब सूखे बाल में कंघी करा, थोड़ी देर तक करो, उसके बाद उस कंघी को स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाओ, उसे लेकर आओ। जब उसे लेकर आओगे बेटा, तो आप देखते हो, कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो कागज के टुकड़े उस कंघी से चिपक जाते हैं, है ना, स्टिक कर जाते हैं, कुछ टुकड़े चिपक जाएंगे। तो ये चिपकने का रीजन क्या होता है? तो यहां पर रीजन है कि उस कॉम्ब को जब आप सूखे बालों से रब करा था आपने, तो उस कॉम्ब पे चार्ज आ गया था, और वो चार्ज आ गया था तो वहां पर जो है उसने छोटे छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़ों को खींच लिया। तो यहां पर देखिए चार्ज का हमने एक्सपीरियंस करा कि चार्ज है। आप कई जगह चार्ज का एक्सपीरियंस करते हैं। बेसिकली क्या होता है बेटा, आप रेयरली क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, आप कभी कभी क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, उसका सिंपल सा रीजन है। अब आप सोच के देखो, ये कोई बॉडी है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अब जितने इलेक्ट्रॉन है, मैंने एग्जांपल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लिए? मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। और कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। बताओ इस बॉडी पे चार्ज कितना होगा? क्या होगा? 0 होगा। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन में एक प्रोटॉन खत्म कर देगा चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये प्रोटॉन में खत्म कर देगा, तो इस बॉडी पे चार्ज कितना बचेगा? 0। जब चार्ज ही नहीं है तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा ना भाई। चार्ज तभी एक्सपीरियंस होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट होगा, है ना। जैसे सपोज दैट मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ले लूं, 3 इलेक्ट्रॉन ले लूं, और अब यहां 2 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या बोलोगे? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को खत्म कर देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो रह जाएगा ना, तभी चार्ज एक्सपीरियंस होगा। सो बेसिकली हम लोग नॉर्मली इसको, जनरली इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। हम एक्सपीरियंस तभी करेंगे जब बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, और जब भी डिफरेंट होगा तब आपको चार्ज एक्सपीरियंस होगा, है ना। मास के साथ होता ही नहीं, मास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी होता ही नहीं। सो मास जनरली हमें एक्सपीरियंस होता है, और चार्ज के साथ प्रॉब्लम क्या होता है बेटा? अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव एंड प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ये 2 नेचर की वजह से सब कुछ होता है। जब भी नंबर सेम रहेंगे तो आपको क्या बोलना है? चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होगा सर। और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होगा तो चार्ज एक्सपीरियंस होगा। आगे बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम लोग कभी कभी रेयरली चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा देखिए, मोटे तौर पे आपको एक चीज और सुनना पड़ेगा। देखिए, आप सुनते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 है ना, आपने देखा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये जो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया गया था। मिलिकन एक साइंटिस्ट जो थे, वो उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किसने बताया था? मिलिकन ने, है ना। अब आप एक बात ये समझ लो बेटा बहुत आराम से, जो कि आपको जानना पड़ेगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द एलिमेंट्री चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत बेसिक बात है। नॉर्मली जो बच्चा बिल्कुल ध्यान दे रहा होगा उसे याद हो जाएगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द एलिमेंट्री चार्ज।
एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या होता है? मतलब होता है स्मॉलेस्ट चार्ज। इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। 1.6 into 10⁻19 कूलम ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? 1.6 into 10⁻19 कूलम इज द एलिमेंट्री चार्ज। यही मिलकर ने बताया था इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है एलिमेंट्री चार्ज होता है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? ये बात आप ध्यान रखिए। कभी कभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है कि चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी क्वार्क से मिलकर बना है। मतलब एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बना है, प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर बना है। बट क्वार्क अभी तक हम लोग पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाया, अभी तक साइंस पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाया है कि क्वार्क भी है एक्चुअली में। वो एक अनुमान है, इसलिए हम लोग क्वार्क पे कभी भी बात नहीं करते हैं, है ना? एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें एक लाइन है क्वार्क का, थ्योरी में नहीं है, वो क्वेश्चन में है। तो क्वार्क के बारे में जो चर्चा करते हैं वो सिंपली आपको सिर्फ इतना जानना बेटा कि जो क्वार्क होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से भी छोटा पार्टिकल होता है। एंड क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। क्या होता है? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। यानी जो क्वार्क होता है, इसको मैं आपको बस बोल रहा हूं, इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बेसिकली क्या होता है, बस एक बार आपको आपकी नॉलेज में होना चाहिए, है ना? क्वार्क आप सुन रखे होंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए मैं बहुत सिंपल स्मॉल डिस्कशन करेंगे कि क्वार्क जो होता है वो क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क, है ना? अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, ये ध्यान रखिएगा, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। ठीक है ना बेटा? इसको बिल्कुल सिर्फ सुनना है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये यूज में भी नहीं है। हम लोग तो एलिमेंट्री जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मानते हैं, लेकिन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बना है। तो क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? दो क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, जिनमें चार्ज होता है +e/3 एंड -k2/3e। अब आप सोचो ना, ये होता है और इसके प्रॉपर कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉन बनता है, इनके ही प्रॉपर कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन बनता है। बट हमें क्वार्क पे चर्चा ही नहीं करनी है, इसलिए कभी अगर कोई क्वार्क बोले तो बोला हाँ भाई हमें थोड़ा सा पता है, मिक्सर में पढ़ाया था इसको। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो आप इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग भैया नासा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है बोर्ड है, IIT है, मेडिकल, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब हम लोग कर लेंगे आगे तब देखेंगे नासा के लिए। तो खैर हम लोग जो है यहां पर नेचर ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज एंड चार्ज एडिटिव नेचर, ये सब कुछ हमने बहुत ध्यान से सीख लिया। अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना बेटा? देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये आपको सीखना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही आसान है। सर आपके हिसाब से तो सब आसान है ना? ऐसी बात नहीं है, आसान बेसिकली है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना? ये देखो बोर्ड एग्जाम में भी आता है लिखने को कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं ना। तो देखो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है बेसिकली, पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं ना कि आपको लिखना क्या है, आपको लिखना क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो देखो बेटा, द चार्ज ऑन अ बॉडी, द चार्ज on a body, the charge on a body is always है ना? चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। E तो आप लोगों को बेसिकली पता ही होगा 1.6 into 10⁻⁻10 कूलम, है ना? तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। इंटीग्रल बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी। चलो पहले सुन लो, किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है बेटा, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिख रहा हूं, नेचर नहीं लिखूंगा। नेचर आपको पता होना चाहिए, आगे मैं बोल भी दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन अभी मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं। किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा Ne होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होता है। Q बराबर Ne, Q बराबर Ne।
where n is what? n is the integral number. n is what? integral number. n को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रल नंबर. ध्यान से मेरी बात समझनी होगी, सब लोग सुन रहा होगा. इंटीग्रल नंबर. इंटीग्रल नंबर क्या होता है? जैसे 1 2 3 4, इसी को तो बोलते हैं इंटीग्रल नंबर. इंटीजर्स 1 2 3 4 ऐसे. क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे हमने कहा कि किसी बॉडी पे चार्ज क्या क्या हो सकता है, तो किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है, n की वैल्यू हम 1 रखें तो क्या होगा किसी बॉडी पे चार्ज? E, the elementary charge, the smallest charge is E. E, फिर n की वैल्यू आप 2 रखो तो कितना आएगा? 2E. फिर 3 रखो तो कितना आएगा? 3E. फिर n की वैल्यू 4 रखो, कितना आएगा? 4E. ये देखो, इस तरह के चार्ज होते हैं. यानी किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो हमेशा ऐसे ही होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E. n की वैल्यू 1 रखोगे तो E आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2E आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3E आएगा, 4E 5E. इसी ऑर्डर में होते हैं चार्ज. अगर कोई आपसे बोले कि क्या किसी बॉडी पे चार्ज सर 2/3E हो सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं, नो. क्या किसी बॉडी पे चार्ज 3/2E हो सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं, नेवर, कभी नहीं. चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होता है, यानी E 2E 3E 4E. और ये सबको याद रखना पड़ेगा कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज इज E is what? 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम. क्लियर हो गया? तो ये जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है ना. Q बराबर Ne. मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, दैट इज Q बराबर Ne. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को. इससे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि अभी तक तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q बराबर Ne देखा. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगे इसमें, है ना. पहले ये समझो. देखो बेटा, जैसे मैं पहली बार इसमें कर रहा हूं ना. अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है सर, तो Q बराबर Ne. ठीक है भाई, Q बराबर Ne, ये हमने समझा. पहली बात ये समझो बेटा, अगर किसी बॉडी में, जैसे कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है, पहली बात तो आप समझ लो ये कोई बॉडी है. अब n का मतलब तो इंटीजर्स होता है, आपने सब लोगों ने सुना 1 2 3 4 ऐसे होता है ना. अब मैं आपसे बोलूं कि सर इसमें ना 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है. ये देखो सर 3 प्रोटॉन है, ठीक है ना. 2 इलेक्ट्रॉन और कितने कितने प्रोटॉन्स? 3 प्रोटॉन है. अब मैं आपसे बोलूं बेटा चार्ज बताइए, तो आपने तो पढ़ा था कि सर चार्ज होता हुआ एडिटिव नेचर होता है, यानी चार्ज को ऐड करते हैं. ठीक है भाई, ऐड करो ना. देखो फिर अपने आप वहीं पहुंच जाओगे. कैसे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो -E ऐसे लिखना बताया था. चलो ठीक है, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो -E प्लस फिर -E, फिर उसके बाद 3 प्रोटॉन है तो 3 बार प्रोटॉन लिख लो, +E फिर +E फिर +E. ऐसे समझाया था, है ना. और ऐसे करेंगे तो -2E प्लस 3E, बहुत आराम से -2E प्लस 3E. चलो भाई कितना आएगा? +E आएगा. या फिर मैंने आपको बताया था, आप याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो बताया था, मैंने बोला था ये थोड़ा सा लंबा तरीका है. स्मार्ट लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के चार्ज को क्या करेगा? खत्म कर देगा. तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 प्रोटॉन ने खत्म कर दिया. कितना बचा? 1 प्रोटॉन बचा. तो हम 1 प्रोटॉन का चार्ज को डायरेक्ट लिख सकते थे सर +E. अब आप ध्यान दो, Q बराबर Ne के फॉर्मूले से इस बॉडी पर चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया, तो ध्यान देना बेटा, यहां 1E आया है, मैग्नीट्यूड इज 1E. यानी बेसिकली मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं बेटा कि n का मतलब आप समझना किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस. n का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस. यानी अब हम लोग बेसिक बात, एकदम कंसेप्चुअली जो बात कर रहे हैं कि Q बराबर Ne के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है. तो हम इसको बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके जा रहे हैं कि n का मतलब आप क्या समझेंगे बेटा? n का मतलब समझेंगे डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्यू बराबर एबीसी क्वेश्चन बनाने हैं। आपको यहां बोलना है कि सर आपने जो एग्जांपल लिया है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 1 का डिफरेंस हुआ। 3 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो सीधा एन की वैल्यू कितना रख देंगे, 1। तो हम लोग क्यू बराबर ई सॉल्व कर लेंगे सिंपली। यानी हम इतना नहीं करना चाहते, हम केवल देखेंगे डिफरेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन में डिफरेंस कितना है। जो भी डिफरेंस, और जो ऑब्वियस सी बात है, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा, है ना। इसलिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 1 है तो 1 रख देंगे और हम लोग क्यू बराबर ई पर आ जाएंगे, और ई की वैल्यू आप जानते हो। इसलिए क्यू बराबर एन ई में n का मतलब इंटीजर्स है, और n का एक और मतलब हमने इस पॉइंट के अंदर सीखा। क्या सीखा, n का मतलब है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आप बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस देख लो, जो नंबर का डिफरेंस आएगा वो यहां रख देना है, आपको चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। चलो भाई ठीक, ये समझ में आ गया सबके। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्यू बराबर एन आपने सीख लिया, और एन का मतलब आपने ये भी सीख लिया, ठीक है। चलो भैया हम लोग अगली बात करते हैं इसी में ही, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी एक पॉइंट और सुन लो, डिफिकल्टीज नहीं होगी न्यूमेरिकल बनाने में, है ना। फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आती है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो अगर आप कंसेप्ट ठीक से समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो भाई दूसरी बात करते हैं ना, चलो दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ना। चलो भाई हम फिर से एक बॉडी ले लेते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये बॉडी मैंने लिया और मैंने बोला ये न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना भाई, न्यूट्रल बॉडी है। चलो बच्चों ये बताओ न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब चार्ज 0, और चार्ज 0 का मतलब क्या हुआ, चार्ज 0 का मतलब हुआ कि इस बॉडी में जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तभी तो जितने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव है, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए इसमें बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा बेटा, सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तभी तो चार्ज खत्म होगा, तभी तो हम बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। क्लियर। चल अब आपसे को बोले कि ये सर न्यूट्रल बॉडी है, तो ठीक है भाई न्यूट्रल बॉडी है, हमें समझ में आता है, ठीक। अब मैंने किसी क्वेश्चन बोलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा, है ना। अगर इस न्यूट्रल बॉडी से हमने इलेक्ट्रॉन हटाया, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हटाया। ध्यान रखना प्रोटॉन ही हटा सकते हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, सुना भी होगा न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं डेफिनेट ऑर्बिट्स में। तो किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। प्रोटॉन ऐड नहीं कर पाओगे, ना प्रोटॉन को आप जोड़ पाओगे, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन तो फ्री नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रांसफर करा, ठीक है। चलो भाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा, तो यहां पर बोलेगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद बॉडी पे चार्ज बताओ। इस बॉडी पर हमें चार्ज फाइंड करना है। चलो भाई तो अब इस बॉडी पे हमें चार्ज फाइंड करना है, तो Q बराबर एनी। तो आपने आप तो कहोगे कि सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने बताया किसी बॉडी पे चार्ज हमेशा एनी के इक्वल होता है। अब Q बराबर एनी है ना, Q बराबर एनी। तो एन का मतलब, तो देखो बेटा बेसिकली क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एन का मतलब क्या था, इंटीजर्स का। एन का मतलब क्या था, इंटीजर्स था। अब बेसिकली एन का दूसरा मतलब मैं बता रहा हूं। अच्छा सोचो एग्जांपल लो, चलो मैंने आपसे कहा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2 प्रोटॉन है। चलो भाई 2 प्रोटॉन है। अब मैंने आपसे बोला 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, कितने इलेक्ट्रॉन हटे, 1 इलेक्ट्रॉन हटा। तो बताओ जब 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा तो ये तो गायब हो गया भाई, ये तो हट गया। अब कितना बचा इस बॉडी में, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तो हट गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा और 2 प्रोटॉन है, तो क्या इसमें चार्ज 0 हो पाएगा, नहीं, चार्ज 0 नहीं होगा, चार्ज इसमें होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन हट गया। बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ बेटा, 1 का हुआ है ना। तो देखिए आप अगर गौर करें तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ उतना ही यहां पर डिफरेंस भी क्रिएट हुआ।
है ना, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एक, देखो एक पे क्रॉस लगाया मैंने ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और डिफरेंस कितना बन गया, तो 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, कितना डिफरेंस हो गया, 1 का हो गया। सो आप n का मतलब एक और भी जान लो, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, यानी बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ये जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी n होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी इंटीजर्स हो गए ना, बिल्कुल होगा भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आप ट्रांसफर करा लोगे, जब भी कराओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो n का मतलब हमने 3 बातें सीखा, एक तो इंटीजर्स है, दूसरा n का मतलब क्या सीखा, डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड तीसरी बात क्या सीखा बेटा, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, फ्रॉम और टू द न्यूट्रल बॉडी, ऐसे करो, फ्रॉम और टू द न्यूट्रल बॉडी, यानी जब भी तुम्हें क्वेश्चन बोले कि न्यूट्रल बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, बस जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वही n समझ लेंगे और हम चार्ज बता देंगे, ठीक है, आसान था। कोऑर्डिनेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर NE, n के 3 मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूं, n के 3 मतलब इंटीजर्स, इंटीग्रल नंबर लेना है, दूसरा n का मतलब क्या लेना बेटा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द बॉडी, और तीसरा क्या लेना है कि न्यूट्रल बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन हटाया या जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड या ट्रांसफर किए जाए हटाएंगे वही n याद रख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलो जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन भी लेते हैं, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन भी लेते हैं, ठीक है ना। चलो अगर मान लो मेरे से कहा जाएगा, क्वेश्चन मान लो आपसे कहा जाएगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स be transferred, how many electrons be transferred from a neutral body, transferred from neutral body to get 1 coulomb of charge, from neutral body to get 1 coulomb of charge, है ना, 1 coulomb of charge, यानी बेटा 1 coulomb of charge आपको अगर चाहिए तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, अगर आप ध्यान दें तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बी ट्रांसफर्ड, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे भाई, कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना पड़ेगा फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी टू गेट 1 coulomb ऑफ चार्ज। तो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, कितना सिंपल है भाई, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे सर इसमें तो सिंपल सी बात है, आप इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बनाइए, Q बराबर NE, Q बराबर NE, Q इज इक्वल टू NE, और N का मतलब क्या बताया था बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, N का मतलब बताया था ना। तो देखिए यही पूछा भी जा रहा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बी ट्रांसफर्ड, ये क्या सॉल्व करना है, N सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, N। तो भैया N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E, क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। अब देखो तो चार्ज कितना दिया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए ताकि बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज आए, तो इसका मतलब Q की वैल्यू कितना होगा बेटा, 1 कूलम, है ना, Q की वैल्यू कितना है 1 कूलम, और E की वैल्यू क्या होती है, बहुत बार हम बोल चुके हैं भाई, और मेरे ख्याल से अब आपको भी आ चुका होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं 10 पावर माइनस 19 को, यह आ जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19, है ना, n है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ध्यान दो बेटा, 1 कूलम चार्ज अगर आपको बॉडी में चाहिए तो आपको इतना इलेक्ट्रॉन बॉडी से ट्रांसफर कराना पड़ेगा न्यूट्रल बॉडी से, तब जाकर के 1 कूलम ऑफ चार्ज इस बॉडी पर आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सवाल कैसे बनता है ना। आपको घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछता रहेगा, कभी दे देगा n दे देगा, E तो पता ही रहता है, चार्ज फाइंड आउट करना होगा। सो बेसिकली Q बराबर NE, बहुत सिंपल है,
और इनके 3 मतलब मैंने आपको बता रखे हैं, वो तीनों मतलब आपको याद रहना चाहिए। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से बने, सो दैट न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना आए। तो इनके कितने मतलब थे? 3। क्या क्या थे? एक तो इंटीग्रल नंबर्स हैं, दूसरा क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और तीसरा क्या है? न्यूट्रल बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन हटाया गया या जितना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडी को दिया गया। समझ गए मेरी बात? मुझे लगता है समझ गए, है ना? ओके, याद रखना इसको। ठीक भाई, तो ये तो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना भाई? बहुत लोग पूछते हैं सर इसमें तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सॉल्व करा, नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ चार्ज किसी बॉडी पर सॉल्व करना बहुत इजी है बेटा। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सिस है, ऑब्वियसली बात है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा। और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऑब्वियसली बात है वो बॉडी क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलो भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेरा हो गया, है ना? अब हम लोग एक बात, 2-3 बात और कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें चार्ज के रिलेटेड, है ना? देखो बेटा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। हाँ, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि क्या पॉजिटिव चार्ज हमेशा कंजर्व होता है? नहीं। क्या नेगेटिव चार्ज हमेशा कंजर्व होता है? नहीं। आपको बोलना टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। सो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। सो चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? कैसे भाई? कहां पर कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ना? तो जैसे मान लो हम बोले 2 न्यूट्रल बॉडी है, देखो ये भी न्यूट्रल बॉडी है और ये भी न्यूट्रल बॉडी है। जैसे मैंने बोला ये ए और ये बी, और ये दोनों के दोनों न्यूट्रल है। क्या बेटा? दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं। दोनों के दोनों क्या है? न्यूट्रल। ठीक है भैया, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल है। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज, सिस्टम, इसको समझो सिस्टम में 2 बॉडीज है। कौन कौन है? ए एंड बी, और दोनों क्या है? न्यूट्रल है। अब मैं आपसे बोलूं इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज का मतलब इस पे भी चार्ज और इस पे भी चार्ज, दोनों को ऐड करना है। चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, तो ये 0 आएगा कि नहीं आएगा? इस पे भी चार्ज 0 और इस पे भी चार्ज 0 है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? 0। अब अगर मैंने कहा इनको रब कर दो, इनको कर दो रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को रगड़ दो, तो रगड़ने से क्या होता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो जाएगा। अब जैसे ये बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो आप सभी लोग जानते हैं अगर हमने रब करा, सपोज दैट इसको रब करा ए को बी के साथ ना, वही दोनों बॉडी है भाई। डायग्राम डिफरेंट होने से बस समझ जाना दूसरा बॉडी को लेके आया, नहीं वही बॉडी है। अब इनको हमने रब करा, तो रब करने से लेटर सपोज कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ए से बी पर, तो ए से बी पर ट्रांसफर हुआ, तो ए पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन हटता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑब्वियसली बात, इलेक्ट्रॉन कम होगा यहाँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और बी पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा, है ना? नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, तो इस बॉडी में टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम बोलेंगे इस पर मान लो लेट अस सपोज प्लस क्यू चार्ज, और इस पर माइनस क्यू चार्ज, ऐसे लिख लेते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ध्यान रखना बेटा, जितना पॉजिटिव इस पे आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो गए। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ, एक से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूसरे पर ऐड हो गया। तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव नेचर का चार्ज। देखो जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना ही मैग्नीट्यूड इसका। मैंने बताया था ना कि प्लस और माइनस मैग्नीट्यूड में नहीं देखते हैं, प्लस और माइनस को छोड़ के ये मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड है। बोलेंगे दोनों बॉडी पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है बट ऑफ अपोजिट नेचर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ सर टोटल चार्ज सिस्टम पर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जितना दोनों चार्ज को पहले ऐड कर लो। चलो भाई ऐड कर लेते हैं। पहले बॉडी पे चार्ज है प्लस क्यू और दूसरी बॉडी पे चार्ज है माइनस क्यू, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0। सो देखो पहले भी चार्ज 0 था, बाद में भी चार्ज 0 है, सो चार्ज क्या हुआ बेटा? कंजर्व हो गया। सो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। आपसे बोले क्या पॉजिटिव चार्ज कंजर्व रहेगा? नहीं। नेगेटिव चार्ज कंजर्व रहेगा? नहीं। टोटल चार्ज कंजर्व होगा, ठीक है ना? टोटल चार्ज कंजर्व करना है आपको, ठीक है? चलो भाई, तो ये तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व है। अभी चार्ज की और बातें कर लेते हैं ना, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और कर लेते हैं।
देखो बेटा, अब आप ये समझो कि अगर कभी भी चार्ज रेस्ट में रहेगा, अगर कभी भी चार्ज रेस्ट में रहेगा, है ना, चार्ज इज एट रेस्ट, अगर कभी चार्ज रेस्ट में रहेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम चार्ज को रेस्ट में ही रखेंगे ना, तो अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो जब भी चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर चार्ज, इफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी यहां पर है, यूनिफॉर्म, इफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर बेटा यूनिफॉर्म मोशन में होगा, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पता है क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, है ना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस, है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस, यानी आपको ये ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो देखो, तो चार्ज कभी रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर चार्ज में एक्सेलरेशन हो, यानी कि चार्ज इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, चार्ज इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो हम बोलेंगे कि दोनों फील्ड के साथ साथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, अब की बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बहुत आराम से समझना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है, दिल पे मत ले लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव, ईएम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, ठीक है बेटा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। तो ये अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको डिस्कस करा बेटा इसको थ्योरी में, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, चार्ज इज एट रेस्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ओनली, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और चार्ज इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव प्रोड्यूस होगा। तो बेटा चार्ज के बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चार्ज में, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट इन नेचर, यानी बेटा बेसिकली इनवेरिएंट क्या होता है आप ये समझो। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि अगर चार्ज, जैसे सपोज दैट की मास होता है ना, तो जैसे मास मोशन में होता है, मास जैसे चलता है, तो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि मास जो है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल अगर उसमें स्पीड रहेगी तो उसका मास इंक्रीज करेगा, यानी मास वेरी कर जाएगा, मास इंक्रीज करेगा, है ना, बट चार्ज वेरी नहीं करेगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई चार्ज बॉडी v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अगर उसकी स्पीड डबल हो जाए तो चार्ज पे क्या असर पड़ेगा, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए कि चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर होता है। चलो भाई ठीक है, तो चार्ज इज इनवेरिएंट नेचर हो गया। उसके बाद बेटा हम लोग एक चीज और सुन लें कि देखो, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, इसको आपको समझना पड़ेगा, है बहुत सिंपल ही कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप बोलते हो न्यूट्रल बॉडी, क्या बोलते हो, न्यूट्रल बॉडी। अब जैसे देखो यहाँ पर आपने न्यूट्रल बॉडी लिया ना, अब देखो ये न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी में चार्ज कितना होता है भाई, कितना होता है, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज 0 होता है, लेकिन इसमें मास तो है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सबके मास ऐड करेंगे तो मास तो आएगा। इसलिए हम बोलते हैं मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास।
तो अगर कहीं पर ये बात अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन या किसी ने कह दिया तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है, आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे पास ये चार्ज की प्रॉपर्टी थी। अच्छा, सब लोग जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये सिंपल कहानी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया ना, तो चार्ज के बारे में आपने समझ लिया सारी चीजें। अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले बेटा, बिल्कुल आराम से समझना, इसे मैं बिठा रहा हूं। तो देखो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं है ना, कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं ना, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज देंगे कैसे ना, ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें जो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज होता है। सो सभी लोग ध्यान से समझेंगे है ना। किसी बॉडी को चार्ज हम 3 तरीके से करते हैं ना, यानी हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग पे है बेसिक बात, बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए है ना। ये बहुत सिंपल सी कहानी होती है, इसलिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मेथड ऑफ चार्जिंग यानी हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो मेथड ऑफ चार्जिंग पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है बेटा बाय रबिंग, यानी कि हम 2 बॉडी को रब करके चार्ज कर सकते हैं, है ना। 2 बॉडी को रब करके हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप सपोज दैट आप देखते भी होंगे, जैसे जब भी 2 बॉडी को हम रब करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड है, उसके ऊपर कपड़े से अगर उसको हम रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है। या फिर आप सूखे बालों में कंघी लगाते हैं, तो कंघी जब आप करते हैं सूखे बालों में, तो वहां पर एक दूसरे से बाल और कंघी कॉम्ब रब होते हैं, और रब होने से क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अब इन दोनों बॉडी को हम रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होता है बेटा जब आप इसे रगड़ते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जैसे जब 2 बॉडी को आप कांटेक्ट में लाते हैं और फिर रगड़ते हैं एक दूसरे को, तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है ना। अब जैसे हमने इन दोनों बॉडी को क्या करा, रब करा, रगड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से क्या होगा, दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन ए से मान लीजिए बी में गया, देखिए हम लोग को सबसे पहली बात ये नहीं पढ़ना है कि हम लोग जो है 2 बॉडी को रगड़ेंगे तो कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बस जानना है ना। तो जब भी 2 बॉडी को हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहां पर ए से बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। सो नाउ ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, जल्दी बताना। इलेक्ट्रॉन हटेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और ये बी है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, गेन करा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए इस तरह से हम जब 2 बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं तो देखिए एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। वेरी गुड। तो दिस इज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप 2 बॉडी को रब करके आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें ये दोनों बॉडी, कोई भी बॉडी होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। कंडक्टर को आप करेंगे तो हाँ ये चार्ज होगा कि पूरे सरफेस पे आ जाएगा। इंसुलेटर लोगे, जैसे ए और बी इंसुलेटिंग बॉडी है, तो जहां पे रगड़ोगे वहीं पर केवल चार्ज रहेगा, चार्ज पूरे सरफेस पर नहीं आएगा।
ठीक है ना। तो यहां पर जो है रब करके बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं भाई। ये देखिए, ये तो आपने मेथड ऑफ चार्जिंग में पहली बात पढ़ लिया आपने। चलो भाई बहुत बढ़िया। दूसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाय कंडक्शन। देखो, यानी कि कंडक्शन मेथड से भी आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, है ना। कंडक्शन से भी आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब कंडक्शन क्या है भाई? कंडक्शन, तो सबसे पहले कंडक्शन को समझने के लिए आप एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं ना। कंडक्टर किसे कहते हैं? अब जैसे सभी लोगों ने ये ध्यान दिया होगा, पहले भी सुना होगा आपने कि अगर हम बोलते हैं ये कंडक्टर है, क्या बेटा? कंडक्टर या मेटल, है ना। ऑल मेटल्स तो कंडक्टर है ही। अब ये जो है कंडक्टर है, हम लोग कंडक्टर में बोलते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। कंडक्टर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सिंपल सी कहानी होती है, ठीक है भाई। तो ऐसा क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो हम बोलते हैं इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वी हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर्स। ध्यान रखिए, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है? उसके पीछे रीजन है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रैंडम मोशन करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडक्टर है बेटा, ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में आपको मैंने बोला है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है भाई। तो कंडक्शन मेथड में आप किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, मेरी बात को गौर से सुनना, कि आप कंडक्शन मेथड से किसी इंसुलेटिंग बॉडी, रबर है, प्लास्टिक है, इनको आप चार्ज नहीं कर सकेंगे। आप कंडक्शन मेथड में किसी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को ही चार्ज कर पाओगे। तो जैसे अब ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अभी न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। देखिए भाई, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, ठीक है। वेरी गुड। अब चलो भाई, ये न्यूट्रल है। अब हमें दूसरा कोई कंडक्टिंग बॉडी लाना है। जैसे मान लीजिए एक रॉड मैंने लाया, और ये रॉड जो है ये भी कंडक्टिंग है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भी क्या है? कंडक्टिंग रॉड है। मैंने इसको कंडक्टिंग रॉड कहा, और ये पहले से चार्ज है। इसको मैंने पहले से चार्ज किया हुआ, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ध्यान देने की बात ये है कि ये कंडक्टर, इसमें कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था। और ये दूसरा कंडक्टिंग बॉडी है, मान लीजिए रॉड है, इसमें क्या दिक्कत है? और ये इस पे पहले से चार्ज है। जब आप इनको कांटेक्ट में लाते हैं, क्या लाते हैं? कांटेक्ट में। तो जैसे आप कांटेक्ट में लाते हैं बेटा, तो अपने आप चार्ज का फ्लो होता है ना। यहां पर चार्ज का फ्लो होगा। एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है। हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन का होता है न्यूक्लियस में होता है। पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो करता है। बेसिकली इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन हम लोग सिंपली समझने के लिए ऐसा बोलते हैं कि यहां से चार्ज इस दूसरे बॉडी में आएगा। यानी यहां देखिए, ये कंडक्टिंग बॉडी चार्ज है और ये कंडक्टिंग बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। जब कांटेक्ट में लाया तो चार्ज इस बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने लगा। थोड़ी देर तक आप इसे छोड़ दीजिए, है ना। थोड़ी देर तक आप इसे छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद कि इस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। देखिए, इस पे चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। इस पे चार्ज क्या होगा बेटा? थोड़ा कम हो जाएगा, और इस पे थोड़ा चार्ज आ जाएगा, है ना। तो अब उसके बाद देखिए, ये जो कंडक्टिंग बॉडी जो कि न्यूट्रल था, ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडक्टर जो कि अभी क्या था? न्यूट्रल था। ये देखिए न्यूट्रल था ना, ये देखिए न्यूट्रल था, लेकिन देखिए अब इस पे चार्ज आ गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में हमने क्या सीखा कि किसी कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए दूसरा कंडक्टिंग चार्ज बॉडी कांटेक्ट में लाना होता है। ध्यान दीजिएगा, कांटेक्ट में लाना जरूरी है।
और कांटेक्ट में कौन आएंगे, दोनों ही कंडक्टिंग होने चाहिए और एक पे चार्ज है एक पे चार्ज नहीं है, इसको चार्ज करना है मुझे, और कांटेक्ट में लाने के बाद थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए, अपने आप चार्ज का फ्लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये दोनों जो है देखिए, इसमें जो चार्ज था इसमें चार्ज थोड़ा कम हो गया, इसमें चार्ज आ गया। अब इस रॉड को हटा लीजिए तो वी हैव द चार्ज कंडक्टिंग बॉडी। तो देखिए कंडक्शन मेथड में हमने इस कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज कर लिया। सो हम लोग को ध्यान देना है कि कंडक्शन मेथड किसके लिए वैलिड होगा, कंडक्टिंग बॉडी के लिए वैलिड होगा। दोनों ही कंडक्टिंग होने चाहिए, एक चार्ज और एक अनचार्ज, तब जाके आप अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर लोगे। इंसुलेटर के लिए वैलिड नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं, उसमें हो सकता है न्यूमेरिकल में मिले, है ना, और मैं आगे इस पे बात करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। जैसे कभी बेटा आपसे बोले कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, ये देखिए कंडक्टिंग स्फीयर है ना, और ये कंडक्टिंग है, दूसरा भी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, सेम रेडियस, ये जितना रेडियस इसका उतना ही रेडियस इसका। चलो भाई ये सेम रेडियस का है। अब मान लीजिए आपने एक बॉडी को चार्ज कर दिया, चलो भाई इसको चार्ज दे दिया, है ना, ये क्या है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स है। देखो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, मैं लिख देता हूं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखिए ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है ना। अब यहां पर आपको ये समझना है कि अनचार्ज है और ये चार्ज है। अब आपको इसे चार्ज करना है, कंडक्शन मेथड से चार्ज करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे कांटेक्ट में लाएंगे। तो आप इसे कांटेक्ट में लाइए, देखिए कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने अब इसके कांटेक्ट में लाया, ये देखिए फिजिकल कांटेक्ट हो गया यहाँ पर। अब देखिए इस पे चार्ज था, है ना भाई, ये चार्ज था और इस पे कोई चार्ज नहीं था। अब आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही, अपने आप चार्ज का फ्लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा, और तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ये मैं आगे बात करूंगा कि चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों स्फीयर के, दोनों कंडक्टिंग बॉडीज के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, तब तक ऐसा होता रहता है। तो मैं पोटेंशियल की बात आगे करूंगा और ऐसी बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को दोबारा से डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए तो अभी हम ये देख लें कि अब आप इस छोड़ देंगे आप, तो चार्ज का फ्लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा, और उसके बाद अल्टीमेटली इन दोनों बॉडी पे चार्ज आपको मिलेगा। तो आपको ये जो है कंडक्शन है, कंडक्शन मेथड बहुत ही सिंपल है। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं इसमें क्यू चार्ज है, आपको याद रखना है आइडेंटिकल है, सो Q/2 एंड Q/2 अभी के लिए याद रख लो। इसका रीजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, कंडक्शन मेथड तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे एक थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो हम बराबर डिस्कस करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में, बार बार उसका इस्तेमाल होता है, और वो है थर्ड जो है वो है इंडक्शन, है ना, बाय इंडक्शन मेथड। देखो बेटा बहुत सिंपल, बाय इंडक्शन। ये मैं आपको बता दूं कि इंडक्शन मेथड जो है इससे आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इंडक्शन की बातें हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में बार बार करेंगे। चलिए पहले इंडक्शन समझ लेते हैं। तो इंडक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन द कंडक्टर्स, है ना। देखिए मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा, दिस इज अ कंडक्टर। ओके भाई कंडक्टर है, हमने आपको बताया है क्या इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, यस, यहां पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो भाई, अब यहां पर ये कंडक्टर है, ठीक है भाई, अब इसके नजदीक कोई दूसरा चार्ज बॉडी रख दो। लेट अस सपोज अ चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है जो कि पॉजिटिव नेचर का, मैंने ऐसे मान लिया ये चार्ज बॉडी है और ये पॉजिटिव नेचर का है। देखो बेटा ये पॉजिटिव नेचर का बॉडी है, तो जब आप इसको पास रखोगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहां पर क्या होगा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के सरफेस पर इधर आएगा, एंड सोचो जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो इधर जो एटम्स है उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उधर हटने पर पॉजिटिव चार्ज इधर अपियर होगा, यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही इधर अपियर होगा, ठीक है, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, क्योंकि ये पहले से न्यूट्रल है, इस पे पहले से कोई चार्ज नहीं है। यहां ध्यान देने की बात यह है
कि नेगेटिव चार्ज इधर जाने से इधर के एटम इलेक्ट्रॉन हटेंगे यहां से, तो इधर के एटम्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो देखिए बेटा, यानी इसमें बोलते हैं कि जब आप चार्ज यहां पे रखते हैं तो इधर नेगेटिव चार्ज आता है और इस तरफ अपोजिट फेस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ध्यान दीजिएगा, तो दिस इवेंट इज कॉल्ड इंडक्शन, इसे हम बोलते हैं इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पॉजिटिव यहां रखेंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसी घटना को हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन कंडक्टर। इंडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होता तो कोई भी चार्ज नहीं आ पाता, सिंपल सी बात है। इसलिए कंडक्टर में इंडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इनको हम बोलते हैं इंड्यूस चार्जेज। क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्जेज, इंड्यूस्ड चार्जेज। तो बेटा इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से इंडक्शन आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये कोई एक बॉडी है और मान लीजिए ये कोई दूसरा बॉडी, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाए, ठीक है बेटा, और ये कंडक्टर है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे बोलूं कि अब बताइए इंडक्शन होगा कि नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा यस, इंडक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो बताइए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, रिपेल होंगे, क्योंकि माइनस उसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पर अब की बार नेगेटिव चार्ज इस साइड आएगा और नेगेटिव चार्ज इस साइड आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ध्यान रहे ये न्यूट्रल है, इस पे पहले से कोई चार्ज नहीं है। जितना नेगेटिव चार्ज इधर होगा उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, ताकि दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर देखिए इस घटना को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो जनरली इंडक्शन टेक्स प्लेस इन कंडक्टर्स और जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए इंड्यूस चार्ज और ये इंड्यूस चार्ज, इन दोनों को हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो पहले तो हम लोगों ने इंडक्शन को समझ लिया, ये बार बार इस्तेमाल होता है, बहुत जगह इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब सूखे बालों में कॉम्ब ऐसे करते हैं, रगड़ते हैं, तो आपको याद है मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ पर जो कॉम्ब होगा वो स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास लाने पर वो अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। वहां पर अट्रैक्ट क्यों करेगा, उसके पीछे इंडक्शन है। ऐसे याद रखना कि वो जो पेपर्स है ना, उस पे ऐसा नहीं है कि पहले से कोई चार्ज है, कॉम्ब को लाया उस पेपर के पास, अट्रैक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं समझना है कि वो दोनों अपोजिटली चार्ज थे इसलिए अट्रैक्ट हुआ, नहीं। वहां पर अट्रैक्शन का रीजन अपोजिट चार्ज नहीं है, बल्कि वहां क्या है, चलो समझो। जैसे ये मान लो कॉम्ब है ना, ये चलो कॉम्ब है। अब ये कॉम्ब है, जब हम सूखे बालों से इसे रगड़ते हैं इस पे कोई चार्ज आएगा। लेट अस सपोज, माइंड मत करना, मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा चार्ज आएगा और मुझे जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है इसे। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेट अस सपोज जब आप इसे स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, जैसे ये कागज का टुकड़ा है, इसके पास लाते हैं बेटा, तो पुअर इंडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस पेपर। हाँ, पुअर इंडक्शन। ये कंडक्टर नहीं है, ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसमें कंडक्टर तो ही नहीं, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है एटम के साथ, उसको ये पॉजिटिव चार्ज खींचता है अपनी तरफ। सो वी से द पुअर इंडक्शन टेक्स प्लेस एंड पार्शियली मतलब थोड़ा सा, हल्का सा नेगेटिव चार्ज इधर, और जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज इधर। तो देखो बेटा ये इंडक्शन होता है इसमें। मैंने आपको बोला था जनरली इंडक्शन टेक्स प्लेस इन द कंडक्टर, बट वेरी पुअर इंडक्शन टेक्स प्लेस इन द इंसुलेटर्स। हाँ, ये कागज में भी थोड़ा सा पुअर इंडक्शन इसको कह सकते होता है। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आता है और ये प्लस माइनस ज्यादा पास है, सो दैट्स वाई अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है। इसकी वजह से स्मॉल पीस ऑफ पेपर कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि इंडक्शन किसे कहते हैं। इंडक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन द कंडक्टर्स एंड वेरी पुअर इंडक्शन टेक्स प्लेस इन द इंसुलेटर। ये आपका इंडक्शन है। अब आप अगर जानना चाहे कि इंडक्शन से कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो ये भी देख लीजिए।
मेरे ख्याल से इंडक्शन पहले यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जरा इंडक्शन से किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखो बेटा, इंडक्शन से किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। मान लीजिए एक मेटेलिक स्फीयर है, क्या है, मेटेलिक स्फीयर यानी कंडक्टिंग स्फीयर, ऐसा मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब यहां पर सुनना बेटा, यहां पर मान लीजिए आपने कोई चार्ज रॉड ले लिया। ध्यान रहे, इंडक्शन मेथड में कांटेक्ट में नहीं लाना है, दूर रखना है। ठीक है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, दूर रखना उन्हें। तो यहां देखिए ये चार्ज रॉड है, ध्यान देना बेटा, चार्ज रॉड है। अब आपको करना क्या है बेटा, यहां पर एक वायर लेना है, स्विच लगाना है और अर्थिंग कर देना, अर्थ से जोड़ देना है। ये कंडक्टिंग वायर है, ये स्विच है एस, और इसे अर्थ से कनेक्ट कर देना है। ओके, पहले यहां तक तो आपने कर लिया। अभी स्विच को ऑफ रखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, स्विच को क्या रखो, ऑफ। अब यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर क्या आएगा, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आएगा। एम आई राइट? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से, और यहां पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान रखिएगा, इंड्यूस चार्जेस सरफेस पे अपीयर होते हैं, इसलिए मैं हमेशा सरफेस पे दिखाना, अंदर नहीं दिखाना है। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं आएगा, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आता है। ये सारी बातें हमें आगे करनी है, अभी तो बेसिक बात चल रही है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब आपको स्विच को ऑन करना है ना, यानी कि ये और ये पॉइंट कांटेक्ट में आ गया, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहां पर क्या होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जैसे आप यहां पर स्विच को ऑन करते हैं तो अर्थ से ये मेटेलिक स्फीयर क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ये अर्थ से मेटेलिक स्फीयर क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, वेरी गुड। अब समझो, अब क्या होता है, अर्थिंग से फायदा होता है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन या तो मेटल को जा सकता है या मेटल से इलेक्ट्रॉन अर्थ को जा सकता है। दिस इज द बेनिफिट, है ना। अर्थिंग में कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन या तो इधर से इधर जा सकता है या इधर से इधर जा सकता है। अब हम लोग करेंगे क्या भाई, तो आगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं बहुत बेसिक बात बता देता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज क्या से बेटा, यहां पर पोटेंशियल हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल हाई हो जाता है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और ये है अर्थिंग यानी लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यस, आपने पहले पढ़ा होगा, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और यहां पर बेटा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखिए आएगा तो ये न्यूट्रल बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, एक्सेप्ट करा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में आ गया। अब उसके बाद यहां पर इस बॉडी को हटा दो, पहले स्विच को ऑफ कर दो, फिर इस बॉडी को हटा दो, है ना। क्या करेंगे, पहले स्विच को ऑफ कर देंगे और फिर इस बॉडी को हटा दो, तो ये बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा। तो इस तरह से इंडक्शन मेथड से जो है हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सो ये देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इंडक्शन मेथड।